नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2026 की ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस भर्ती के बारे में। हम इस नोटिफिकेशन को ना एकदम बारीकी से समझेंगे। ये समझ लीजिए कि ये उन सभी लोगों के लिए एक गाइड है जो एक बड़े रोजगार के मौके की तलाश में हैं। तो देखिए, पूरे भारत में हजारों की संख्या में डाक सेवा की नौकरियां निकली हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक नए करियर की शुरुआत के लिए सही मौका हो सकता है। चलिए, आज की इस बातचीत में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जीडीएस का अवसर आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें काम क्या क्या होता है और असलियत क्या है। इसके बाद हम पात्रता यानी एलिजिबिलिटी पर नजर डालेंगे। फिर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो समझेंगे। और आखिर में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस आखिर होता क्या है। देखिए, अलग अलग रोल्स के बारे में बात करने से पहले ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि जीडीएस की नौकरी अपने आप में काफी अलग है। तो कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिन्हें पहले ही साफ कर लेना अच्छा है। पहली बात, ये कोई रेगुलर सरकारी नौकरी नहीं है। मतलब ये सिविल सर्विसेज के दायरे से बाहर है। इसका काम जीडीएस नियम 2020 के हिसाब से चलता है। दूसरी बात, ये नौकरी खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए है। काम भी पूरे दिन का नहीं, बस 4 से 5 घंटे का होता है। और सबसे जरूरी बात जो बहुत लोगों को नहीं पता होती, इस नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले के पास कमाई का कोई दूसरा जरिया होना ही चाहिए। ये एक शर्त है। ठीक है, तो अब जब हम जीडीएस की बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पद होते हैं। असल में जीडीएस नोटिफिकेशन के तहत 3 तरह की पोस्ट्स होती हैं और हर एक का काम अलग अलग है। सबसे पहला और सबसे अहम पद है ब्रांच पोस्टमास्टर, जिसे हम शॉर्ट में बीपीएम कहते हैं। अब ये जो बीपीएम है, वो समझिए कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज होते हैं। पोस्ट ऑफिस के सारे काम, यहां तक कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज, सब कुछ यही मैनेज करते हैं। और हाँ, एक बहुत ही अलग सी शर्त है इनके लिए। बीपीएम को पोस्ट ऑफिस चलाने के लिए जगह यानी अकोमोडेशन खुद ही अरेंज करना पड़ता है। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर या एबीपीएम। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनका मेन काम होता है बीपीएम की मदद करना, जैसे कि स्टैंप बेचना, चिट्ठियां डिलीवर करना और आईपीपीबी के जो लेन देन होते हैं वो सब देखना। मतलब ये सीधे कस्टमर्स से डील करते हैं। और फिर तीसरी कैटेगरी है डाक सेवक की। ये लोग जो हैं वो सब पोस्ट ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस जैसे डिपार्टमेंटल ऑफिसेज में काम करते हैं। इनका काम भी स्टैंप बेचना, डाक डिलीवर करना हो सकता है, या फिर रेलवे मेल सर्विस यानी आरएमएस के जो सॉर्टिंग ऑफिस होते हैं वहां भी इनकी ड्यूटी लग सकती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसे कितने मिलते हैं। तो देखिए, यहां पर इसे सैलरी नहीं कहते, बल्कि इसे कहते हैं टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस या टीआरसीए। जैसा कि यहां दिख रहा है, ब्रांच पोस्टमास्टर यानी बीपीएम के लिए ये अलाउंस 12,000 रुपए से शुरू होकर 29,380 तक जाता है। और एबीपीएम या डाक सेवक के लिए ये 10,000 रुपए से शुरू होकर 24,470 तक जाता है। चलिए, अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, एलिजिबिलिटी की। मतलब कौन कौन इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या शर्तें हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले उम्र की बात करते हैं। कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। लेकिन हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए ऊपरी उम्र सीमा में कुछ छूट भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी अलग अलग छूट है। पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए उम्र में कोई छूट नहीं है। अब पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इसे 3 आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, 10वीं पास होना जरूरी है और 10वीं में मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए। दूसरा, आप जिस भी इलाके के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल भाषा आपको आनी चाहिए और आपने वो भाषा 10वीं तक पढ़ी हो। और तीसरा, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और साइकिल चलाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अगला स्टेप आता है अप्लाई कैसे करें। यह पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और इसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, वो 31 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन और फीस पेमेंट के लिए 2 फरवरी से 16 फरवरी तक का टाइम है। और अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाए फॉर्म में, तो उसे ठीक करने के लिए सिर्फ 2 दिन मिलेंगे, 18 और 19 फरवरी। तो ये डेट्स बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ना, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है।
पार्ट 1 में आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर आता है पार्ट 2। इसमें आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है, अपनी पसंद के पोस्ट चुनने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फीस भरनी है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय बहुत सावधान रहना है, खासकर फोटो और सिग्नेचर के मामले में। दोनों के लिए खास साइज और डायमेंशन बताए गए हैं, जैसे फोटो का साइज 30 से 100 KB के बीच और सिग्नेचर का 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए। अगर फोटो या सिग्नेचर धुंधला हुआ या गलत साइज का हुआ तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, तो इस पर खास ध्यान देना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये सिर्फ 100 रुपये है। और अच्छी बात यह है कि सभी महिला कैंडिडेट्स, SC, ST, PWBD और ट्रांस वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी नियम याद रखिए, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भरी तो सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। एप्लीकेशन भरने के बाद क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, आइए इसे समझते हैं। और ये है सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी जानकारी। GDS के सिलेक्शन के लिए कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं होती है। जी हाँ, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास के मार्क्स के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से होता है। अब सवाल उठता है कि जिनका रिजल्ट ग्रेड्स या CGPA में आता है, उनका क्या? तो उनके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है। उनके ग्रेड्स या CGPA को 9.5 के एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। इससे उनके मार्क्स निकल आते हैं और फिर उसी आधार पर मेरिट लिस्ट में उनकी जगह तय होती है। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या होता है? देखिए, जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है उन्हें SMS और ईमेल के जरिए इन्फॉर्म किया जाता है। इसके बाद उन्हें 15 दिन के अंदर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना होता है। और एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए 30 दिन का वक्त मिलता है। तो ये डेडलाइंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए? ये एक तरह से आपकी चेकलिस्ट है। 10वीं की मार्कशीट, अगर लागू हो तो कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और हाँ, एक मेडिकल सर्टिफिकेट। ये तो ज़रूरी ही है। ये सब ओरिजिनल फॉर्म में तैयार रखने होंगे। तो पूरी प्रक्रिया एकदम साफ है। सिलेक्शन भी सिर्फ मेरिट के आधार पर होना है, कोई एग्जाम नहीं है। तो सवाल वही है कि क्या ये ग्रामीण डाक सेवक का मौका एक नए प्रोफेशनल सफर की पहली सीढ़ी बन सकता है? खैर, इस पर सोचना और फैसला